हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्धिक संपदा अधिकार को। तो पहले जान लेते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित ठीक है कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम या डिज़ाइन आदि उस व्यक्ति के अथवा उस संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई है कि अगर किसी भी तरह से कोई व्यक्ति या संस्था इन चीज़ों को बनाता है तो वह उसकी अपनी बौद्धिक संपदा कहलाएगी। व्यक्ति अथवा संस्था के अपने इन कृतियों पर बौद्धिक अधिकार संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। तो ये बात हो गई है बौद्धिक संपदा अधिकार किसे कहते हैं। फिर आता है बौद्धिक संपदा को विधि द्वारा किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था को अपनी रचना, आविष्कार पर एक निश्चित अवधि के लिए विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। इन विशेषाधिकारों का विधि द्वारा संरक्षण पेटेंट, कॉपीराइट अथवा ट्रेडमार्क आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण होता है कि वह कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के रूप में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर अब बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO की स्थापना कब हुई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 14 जुलाई 1967 में। फिर अब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर आता है विपो का पूरा नाम क्या है। विपो का पूरा नाम आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला है इसमें WIPO संयुक्त राष्ट्र के कितने विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी हैं तो उनमें से कौन सी है। ये 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक एजेंसी है WIPO, जो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसियां हैं। फिर आता है भारत किस वर्ष में इस संगठन विपो का सदस्य बना। ठीक है, तो विपो का सदस्य बना था 1975 में भारत देश। ठीक है, भारत 1975 में विपो का सदस्य बना था। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने देश विश्व बौद्धिक संगठन यानी कि विपो के सदस्य हैं। तो 193 देश हैं टोटल। 193 देश विपो के सदस्य हैं इस टाइम पर। फिर है भारत में किस वर्ष बौद्धिक संपदा नीति को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो भारत में 12 मई 2016 को मंजूरी दे दी गई थी बौद्धिक संपदा नीति को, 12 मई 2016 को। आगे देखते हैं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों, समन्वय, मार्गदर्शन, क्रियान्वयन व विकास हेतु बौद्धिक संपदा नीति का नारा क्या है। तो सिंपल सी बात है कि बौद्धिक संपदा नीति का नारा है रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। ठीक है, ये इसका नारा है। फिर विपो में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा किस देश को मिला। विपो में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा फिलिस्तीन को मिला है। आगे देखिए इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने बौद्धिक संपदा अधिकार नीति से संबंधित व्यापार विवादों को दूर करने के लिए किस संस्था का निर्माण किया है। तो WTO के द्वारा किया गया है, जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के जो व्यापार विवाद हैं उनको दूर करने के लिए, उनसे निपटने के लिए एक संस्था का निर्माण किया है, वो है ट्रिप्स। इसका पूरा नाम है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये ट्रिप्स की इसका निर्माण किया गया है WTO के द्वारा। आगे है बौद्धिक संपदा अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं मुख्य, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। आगे है इसमें राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार के उद्देश्य। तो उद्देश्य पूछा कि उद्देश्य क्या है। तो पहला है इसमें समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। फिर आता है बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना। फिर है मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि अधिकृत व्यक्तियों, बृहद लोकहित के बीच संतुलन स्थापित हो सके। फिर इसमें आता है सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना। फिर नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यावसायीकरण करना। फिर है बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रवर्तन तथा न्याय निर्णयकारी तंत्रों का सुदृढ़ करना। फिर 7वां आता है बौद्धिक संपदा अधिकार की दृष्टि से मानव संसाधन एवं संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना। ठीक है, तो ये 7 मुख्य लक्ष्य हैं, मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार के हैं। फिर इसके बाद आता है मस्कट IP नानी का शुभारंभ कब
हुआ। ठीक है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। मस्कट आईपी नानी, इसका जो शुभारंभ हुआ वो 16 मई 2018 में हुआ। फिर आता है मस्कट आईपी नानी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो उस टाइम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा आईपी नानी का शुभारंभ किया गया 16 मई 2018 में। फिर है मस्कट आईपी नानी के समारोह में किस वीडियो को लॉन्च किया गया, तो एंटी पायरेसी वीडियो को लॉन्च किया गया था आईपी नानी समारोह जब हुआ था 16 मई 2018 में, तो एंटी पायरेसी वीडियो का लॉन्च किया गया था। इसके बाद आता है बौद्धिक संपदा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संधियां कन्वेंशन कौन सी हैं, तो पहली आती है इसमें औद्योगिक संपदा के संरक्षण से जुड़ा पेरिस कन्वेंशन 1883। इसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, आविष्कार के पेटेंट शामिल है। ठीक है, तो 1883 में इस ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, आविष्कारों के जो पेटेंट हैं वो शामिल है। फिर आता है अगला साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886। बर्न कन्वेंशन 1886 जो कि साहित्यिक कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए है। इसमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल है। ठीक है, तो ये बात हो गई है बर्न कन्वेंशन की। फिर हम मॉर्केस संधि 2013। इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेल लिपि में किसी किताब को छापा जा रहा है तो उसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, मार्केस संधि 2013 के तहत। फिर इसमें मार्केस संधि को अपनाने वाला पहला देश कौन बना। ठीक है, तो भारत जो विश्व का पहला देश बना है, मार्केस संधि को अपनाने वाला देश भारत है। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें 2020 में विपो की थीम क्या थी, तो विपो की थीम 2020 में थी हरित भविष्य के लिए नवाचार। ठीक है, ये और इंग्लिश में देखिए इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरीके से 2020 का ये विपो की थीम रही है, हरित भविष्य के लिए नवाचार। आगे है इसमें राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो इसका पहला बिंदु आता है विजन घोषणा। इसमें है कि भारत में सबके लाभ के लिए बौद्धिक संपदा को रचनात्मक और अभिनव आधार मिलता है। भारत में बौद्धिक संपदा से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता संस्थानों को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में विकास के लिए ज्ञान प्रमुख कारक है। तो इस तरीके से विजन घोषणा के तहत इतनी ये बातें होती हैं कि भारत में सब लोगों के लाभ को लेकर के बौद्धिक संपदा की रचना, अभिनव आधार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें विजन घोषणा के तहत की जाती हैं। फिर है मिशन घोषणा, नेक्स्ट आता है इसमें मिशन घोषणा। तो इसमें भारत में शक्तिशाली, जीवंत और संतुलित बौद्धिक संपदा प्रणाली से रचनात्मक एवं नवाचार को सहायता मिलती है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलता है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने में मदद मिलती है। सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी महत्व भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये बात थी मिशन घोषणा की। आगे है इसमें भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु कानून। ठीक है, तो भारत में ऐसे कौन से कानून हैं जो बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए हेतु बनाए गए हैं, तो पहला है इसमें पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट संशोधन एक्ट 2005। ठीक है, ये एक जो संरक्षण हेतु कानून बना है कि पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट संशोधन एक्ट 2005। फिर दूसरा आता है इसमें ट्रेडमार्क एक्ट 1999। फिर है कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉपीराइट संशोधन एक्ट 1999। फिर है वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन, पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। फिर आता है डिज़ाइन एक्ट 2000। ठीक है, तो ये मुख्य संरक्षण कानून बनाए गए थे भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए। फिर है इसमें विपो के अंतर्गत कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं, तो विपो के अंतर्गत 26 संधियां आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां। फिर है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के कितने लक्ष्य हैं, ठीक है, तो इसके 7 लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के 7 मुख्य लक्ष्य हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।